नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमसीक्यू मिक्स्ड क्वेश्चन जो कि आपके इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में पूछे जाते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और प्रेस कर लेंगे बेल आइकन, जिससे लेटेस्ट अपडेट मिल सके आपको सबसे पहले। चलिए जानकारी समझ लेते हैं क्या है। चलिए उससे पहले हम समझते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रिशियन का कोर्स चल रहा है बेसिक टू एडवांस लेवल का, फीस बहुत ही नॉमिनल रखी गई है। अभी स्पेशल ऑफर प्राइस है। किसी भी प्रकार के डाउट के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ये जो कोर्स है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का कोर्स है। आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी जो मध्य प्रदेश में आईटीआई में टीचर होते हैं, ट्रेनिंग ऑफिसर होते हैं, उसके लिए लाइनमैन जो लाइन परिचारक की भर्ती होती है, इसरो, डीआरडीओ, सेल, डीएमआरसी और जितने भी प्रकार के टेक्निकल एग्जाम होते हैं आईटीआई वाले, या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिसे हम कहते हैं, उनसे संबंधित सभी के लिए ये कोर्स हेल्पफुल होने वाला है। तो यदि आप इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं तो जल्दी से इनरोल करें। चलिए आगे समझते हैं हम। इसमें हम जो सीरीज चल रही है इसमें एमसीक्यू पढ़ेंगे, अलग अलग टॉपिक से जो रहेंगे हमारे एमसीक्यू रहेंगे। पूरे मिक्स्ड क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, आप देख पा रहे हैं। मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिणाम यदि निम्नलिखित हो तब आघात की अनुभूति होगी। मतलब यदि कोई व्यक्ति है जो विद्युत की सामग्री या विद्युत धारा प्रवाह वाले किसी यंत्र को पकड़ लेता है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है या लीकेज हो रहा है, तो उसे क्या नुकसान हो सकता है ना। क्या अनुभूति, आघात की अनुभूति नहीं होगी पूछा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1 मिली एम्पियर से कम पर आघात की अनुभूति नहीं होगी। क्या 10 से 40 मिली एम्पियर, 8 से 15 मिली एम्पियर और 1 से 8 मिली एम्पियर। तो आप बताएंगे, आपको जो भी इसका राइट आंसर है वह बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1 मिली एम्पियर से कम की अगर विद्युत धारा होगी तो उसे आघात की अनुभूति नहीं होगी। अगर इससे ज्यादा अगर करंट है, मिली एम्पियर में भी अगर करंट ज्यादा है तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। अब इसमें दो चीजें निर्भर करती हैं, एक तो करंट की दर, ठीक है, दो चीजें क्या निर्भर करेंगी, पहला होगा करंट की दर और वह समय कितने समय तक प्रवाहित हुआ है ना, कितने समय तक उसमें व्यक्ति के शरीर में करंट प्रवाहित होगा, उस पर डिपेंड करेगा कि कितना नुकसान होगा। आप समझ पा रहे होंगे कि कितने, जैसे यहाँ पर 2 एम्पियर की करंट है, अब 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित हुई है, 1 मिली सेकेंड के लिए, तो 2 एम्पियर तो बहुत ज्यादा होता है। हमने क्या बोला, 1 मिली एम्पियर से कम की करंट होगी तो आघात नहीं होगा। अगर 1 से 8 मिली एम्पियर की अगर करंट होगी तो इसमें जान जाने की संभावना हो सकती है। पर कब, कि वह कितने समय तक के लिए प्रवाहित हो रही है किसी व्यक्ति के शरीर से। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता आपको बताना है, ठीक है। बिजली की जो आग है उससे बचने के लिए आप पानी का प्रयोग नहीं करोगे, ये क्यों किया जाता है आप बताएंगे। उससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, उससे तारों में खराबी आ सकती है, उससे विद्युत अपघटन हो सकता है, या उपयुक्त सभी। आप बताएंगे कि जो बिजली से लगने वाली आग है, हम कहें श्रेणी डी की जो आग होती है ना, आग को 4 श्रेणी में विभाजित किया गया है, श्रेणी ए, श्रेणी बी और श्रेणी सी और श्रेणी डी, है ना। अलग अलग प्रकार की श्रेणी में बांटा गया है आग को। तो श्रेणी डी की जो आग होती है उसे पानी से क्यों नहीं बुझाना चाहिए। श्रेणी डी में जो आग आती है बिजली से संबंधित आग आती है। क्या आता है, बिजली से संबंधित जो भी आग आती है वो श्रेणी डी में आती है। श्रेणी ए में क्या आता है, नॉर्मल जो आग आती है, कागज, कपड़ा, लकड़ी इत्यादि में जो लगी आग होती है वो श्रेणी ए में आती है। और जो भी लिक्विड होते हैं, क्या होते हैं, द्रव्य पदार्थ होते हैं, वो किस में आते हैं, श्रेणी बी में आते हैं। उस श्रेणी सी में क्या होता है, जितनी भी प्रकार की गैस से लगी आग, जैसे एलपीजी से लगी आग होगी तो वो किस में आएगी, श्रेणी सी में आएगी। और यहीं पर श्रेणी डी की हमने बात कर ली है कि बिजली से लगी आग या बिजली के उपकरणों में लगी आग होती है, वह किस में आती है, श्रेणी डी में आती है। तो उसे किससे नहीं बुझाना चाहिए, पानी से क्यों नहीं बुझाना चाहिए। अगर आप पानी से बुझाओगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोक्यूशन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रोक्यूशन का मतलब क्या होता है कि जब आप इस पर पानी डालोगे तो जो आपका पानी है ना, जो पानी होता है विद्युत का क्या होता है, चालक होता है ना। अब इस पे टच होगा पानी, एक धार फ्लो बन जाएगा तो इसमें भी करंट का प्रवाह होने लगेगा। और करंट का प्रवाह होने लगेगा तो जो व्यक्ति बुझा रहा है या धार के कारण जो करंट का फ्लो हो रहा है वह उसे नुकसान पहुंचाएगा, या आसपास पानी रहेगा तो उन्हें भी नुकसान
पहुंचाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करते चलेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, विद्युत आवेश प्रवाहित हो सकता है किन में? विद्युत आवेश प्रवाहित हो सकता है, आवेश आपने पढ़ा है, आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऋण आवेश, दूसरा होता है धन आवेश। कितने प्रकार के होते हैं आवेश? दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऋण आवेश, दूसरा होता है धन आवेश। तो प्रवाहित हो सकते हैं, किसमें प्रवाहित हो सकते हैं? विद्युत रोधियों तथा चालकों के माध्यम से, चालकों के माध्यम से, विद्युत रोधियों के माध्यम से, चालक तथा अचालक दोनों के माध्यम से। आप बताएंगे सही आंसर क्या होगा? विद्युत रोधियों तथा चालकों के माध्यम से। विद्युत रोधी मतलब इसको बोलते हैं हम इंसुलेटर। आपको पता है इंसुलेटर में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। यहां पर लिखा है कंडक्टर मतलब चालकों में, हाँ तो ये सही हो सकता है, पर यहाँ पर दोनों ऑप्शन लिखे हैं तो हमारा ये वाला आंसर जो ऑप्शन है वो तो एलिमिनेट हो जाएगा। फिर अगला है चालकों के माध्यम से, तो हाँ जो कंडक्टर होते हैं, अब कंडक्टर क्या होता है? वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सके या विद्युत धारा बहुत ही आसानी से प्रवाहित हो सके उसे हम कहते हैं चालक। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, है ना। चालकों के माध्यम से, विद्युत रोधियों के माध्यम से इसमें नहीं होगा। तो ये भी वही बात है जो ऑप्शन ए में लिखा है, वही दोनों एक ही ऑप्शन है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? कंडक्टरों के माध्यम से। चालकों के माध्यम से क्या होता है? आपका आवेशों का प्रवाह हो सकता है, धनावेश और ऋणावेश जो हमारे आवेश होते हैं उनका प्रवाह हो सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, धातु के तार में विद्युत का प्रवाह हो सकता है। अभी हमने जो पढ़ा सेम वही कॉन्सेप्ट है, इससे पहले वाला जो 3rd नंबर का क्वेश्चन था वही का वही कॉन्सेप्ट है। अब आपको समझना है धातु के तार मतलब ये आप जो ब्लैक वायर्स देख पा रहे हैं ये क्या है? ये तार बने हुए हैं, ठीक है, ये तार हैं। तो इनमें जो करंट का प्रवाह हो रहा है या फिर धारा का प्रवाह हो रहा है, विद्युत का प्रवाह हो रहा है, वह किन के कारण हो रहा है? इलेक्ट्रॉनों के कारण, आयंस के कारण, प्रोटॉन के कारण, उपयुक्त सभी के कारण हो रहा है। आप बताएंगे। तो मैंने जैसे बोला करंट, है ना, तो यहां पर हम क्या बोलते हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। हमने क्या बोला? इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या होती है कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण क्या होता है? विद्युत धारा का प्रवाह होता है। किसमें? जो धातु के कंडक्टर होते हैं, धातु के तार होते हैं, मेटेलिक बॉडी होती है, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण। आयन के कारण क्या होता है? आयन किसके कहां पर होते हैं? तो आयन होते हैं आपके विलियंस में होते हैं ना, इलेक्ट्रोलाइट में होते हैं आयंस। और प्रोटॉन के कारण, तो प्रोटॉन आपको पता है कोई भी परमाणु है उसके नाभिक में अवस्थित होता है। फिर उसके बाद उपयुक्त सभी, तो ये भी नहीं हो सकता। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रति इकाई तापक्रम में बदलाव पर आगत प्रति संतुलित विभव के बदलाव की औसत दर क्या कहलाती है? आपको बताना है। एक टर्म लिखी हुई है, तो इसमें क्या होगा इसका आंसर? यहाँ पर देख रहे हैं ऊष्मीय बहाव संवहन, क्या है? ऊष्मीय बहाव संवहन, शेष विभव, निर्गत प्रति संतुलित विभव और प्रति संतुलित आगत विभव। क्या होगा इसका राइट आंसर? आप बताएंगे। तो प्रति इकाई तापक्रम में बदलाव पर आगत प्रति संतुलित विभव के बदलाव की औसत दर जो होती है वह कहलाती है ऊष्मीय बहाव संवहन। क्या होगा? ऊष्मीय बहाव संवहन। पहला इसका ए जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक विद्युत रोधी केबल में क्षरण धारा क्या होती है? ठीक है, क्षरण धारा जो होती है आपकी लीकेज करंट जिसे हम कहते हैं, कि किसी कंडक्टर में से धारा का लीकेज होना, मतलब इंसुलेटर का हट जाना और किसी बॉडी में टच हो जाना, उसे हम क्या कहते हैं? लीकेज करंट या क्षरण धारा कहते हैं। तो धारा होती है क्रोड के अच्छद तक त्रिज्यतः प्रवाहित होती है और उपयोगी धारा क्रोड के साथ साथ अक्षतः प्रवाहित होती है। क्रोड के साथ साथ अक्षतः प्रवाहित होती है और उपयोगी धारा क्रोड से अक्षत तक त्रिज्यतः प्रवाहित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, है ना। इतनी टर्म पढ़ने से मतलब नहीं है, क्योंकि जो लीकेज करंट होती है, फॉर एग्जांपल ये करंट है, ठीक है, ये आपका कंडक्टर है, क्या है? आपका कंडक्टर है, चालक है।
अब इसमें करंट का प्रवाह हो रहा है। अब इसके ऊपर हमने चढ़ाया है इंसुलेटर, ठीक है, इसके ऊपर ये इंसुलेटर परत चढ़ी हुई है। अब सपोज दैट कि यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये इंसुलेशन हट गया है, ठीक है, यहाँ से ये इंसुलेशन हट गया है, तो ये ओपन हो गया है, तो ये किसी बॉडी से टच होगा तो उसमें क्या होगा, लीकेज करंट का प्रवाह होगा। तो हमारा जो राइट आंसर इसका हो जाएगा, हम कहेंगे क्रूड के साथ साथ अक्षतः प्रवाहित होती है। उपयोगी धारा क्रूड के अक्षतः तक त्रिज्यतः प्रवाहित होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, किसी कुंडली का कुंडलन प्रतिरोध निम्नलिखित द्वारा बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर एक कुंडली बनी हुई है, कुंडली बनी हुई है जिसको हम क्या बोलेंगे, वाइंडिंग कह सकते हैं, ठीक है, एक वाइंडिंग है, इसका आपको क्या बढ़ाना है, रेजिस्टेंस बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है, रेजिस्टेंस बढ़ाना है, जिसे हम कहते हैं प्रतिरोध, है ना। प्रतिरोध बढ़ाना है, तो प्रतिरोध बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे बताएंगे, फेरों की संख्या बढ़ाकर, पतले तार का प्रयोग कर फेरों की संख्या बढ़ाकर या पतले तार का प्रयोग करके, क्रोड सामग्री को बदलकर। तो यदि आपने प्रतिरोध का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, प्रतिरोध की अवधारणाएं पढ़ी हैं, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। यहाँ पर हम समझते हैं, ये आर होता है हमारा रेजिस्टेंस, प्रतिरोध जो होता है, इस तरह से फॉर्मूला बनता है L/A, ठीक है, रो प्रोपोर्शनल टू L/A, मतलब लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। आपका जो प्रतिरोध होता है, मतलब लंबाई अगर बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। यहीं पर उल्टा होता है, ठीक है, इसको अलग अलग लिख लेते हैं हम, लंबाई के अनुक्रमानुपाती, लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। और दूसरी टर्म यहाँ पर, ये पहली टर्म, और दूसरी टर्म यहाँ पर क्या है कि R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, मतलब यदि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हमारा क्षेत्रफल है वह क्या होगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, और क्षेत्रफल घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। तो प्रतिरोध बढ़ाने के लिए दोनों टर्म हमको चाहिए रहेगी। एक तो पहला क्या है, लंबाई बढ़ा दो, तो फेरों की संख्या अगर हम बढ़ाएंगे तो जो आपका चालक कंडक्टर है, मतलब इसमें जो तार लगाया है उसकी लंबाई भी बढ़ेंगी। फेरे अगर बढ़ाना होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 10 डले हुए हैं टर्न, तो हमको 15 टर्न करने के लिए तार की लंबाई बढ़ाना पड़ेगा, तो हमारा ये ऑप्शन भी सही हो सकता है। दूसरा है पतले तार का प्रयोग करके, जो कि दूसरी टर्म हमारी यहाँ पर लग रही है कि अगर जो तार है वो पतला करेंगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। तो आपका यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आप देख पा रहे हैं कि फेरों की संख्या भी बढ़ा दी जाए या फिर पतले तारों का प्रयोग कर लिया। ये दोनों ऑप्शन दोनों में से कोई सा हो सकता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा है या तो आप जो फेरों की संख्या है वह बढ़ा दो तो उससे लंबाई बढ़ जाएगी तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, या फिर आप क्या कर सकते हैं, पतले तार का प्रयोग कर लो, है ना। यहाँ पर 10 टन ही रखो, पर क्या इससे और पतला तार कर दो, पतला तार कर दोगे तो उससे भी प्रतिरोध बढ़ जाएगा। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, द्विमार्गी सिंगल पोल स्विच जो होता है निम्नलिखित का कनेक्शन नियंत्रित करता है। एक तार को एक स्थिति में, एक तार को दो स्थितियों में, दो तार को दो स्थितियों में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो 2 वे स्विच होता है इसे हम क्या बोलते हैं, चलिए इसे हम क्या कहते हैं, 2 वे स्विच, है ना। क्या होता है आपका 2 वे स्विच। ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ऊपर भी एरो दिखा रहा है और नीचे भी, मतलब इसके हम ब्लॉक डायग्राम जो टर्मिनल्स होते हैं उन्हें समझे तो इस तरह से टर्मिनल्स होते हैं। इसमें हम फेस वायर देते हैं और यहाँ से ये 2 पॉइंट होते हैं इसके, है ना, ऑपरेशनल पॉइंट। ये हम इसको 1 नंबर दे देते हैं और ये 2 नंबर, तो ये 2 जगह से कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर देखेंगे एक तार को एक स्थिति में नहीं, जो कि एक तार को एक स्थिति में कौन करता है, आपका सिंगल पोल स्विच, मतलब जो नॉर्मल आपके घरों में बटन्स लगी हुई होती है ना, आप फैन ऑन ऑफ करने के लिए, लाइट बंद चालू करने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं वो एसपी स्विच होता है, सिंगल पोल स्विच। दूसरी टर्म क्या लिखी है, एक तार को 2 स्थिति में कंट्रोल करने के लिए। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर फेज है तो एक स्थिति तो ऊपर चालू होगा और दूसरी स्थिति नीचे, पर एक बार में एक ही स्थिति बनेगी, या तो नीचे कर दो उसको या फिर ऊपर कर दो, दोनों में से कोई सी भी कंडीशन आप लगा सकते हैं। तीसरी टर्म है 2 तारों को 2 स्थिति में, तो ये आंसर भी नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा, दूसरा वाला सही लग रहा है। आखिरी में क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये टर्म तो हो ही नहीं सकती। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा।
आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। आप कमेंट में बताएंगे कि जो टू वे स्विच होता है उसका प्रयोग कहाँ करते हैं, मैं तो बता ही दूंगा, कमेंट में आप आंसर करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू वे स्विच का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है आप बताएंगे। चलो अगला क्वेश्चन है, तांबे का 0.1 ग्राम तुल्यांक जमा करने हेतु ताम्र इलेक्ट्रॉन युक्त CuSO4 जिसे हम बोलते हैं क्या कहते हैं, कॉपर सल्फेट, विलयन से गुजरने वाली विद्युत धारा की मात्रा होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए विद्युत धारा की मात्रा आप बताएंगे। ठीक है, तो यहां पर आपने फॉर्मूला पढ़े होंगे जो फैराडे के हमारे नियम है। ठीक है, फैराडे के कौन से, विद्युत अपघटन नियम। ठीक है, कौन से, विद्युत अपघटन नियम। दो नियम दिए थे। ठीक है, कौन सा, Z इज जो होता है आपका विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है, उससे संबंधित दो नियम थे। तो मैं सीधा कैलकुलेशन न करते हुए, क्योंकि कैलकुलेशन करने में थोड़ा यहाँ पर टाइम लगेगा, मैं सीधा आंसर बता दे रहा हूँ। आप इसके फॉर्मूला दो हैं, जो दोनों फॉर्मूला हैं या डेफिनेशन है हम कहें, तो आप कमेंट करके आंसर में बताएंगे। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, 96,500 सॉरी क्या है, 96,500 कूलाम होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर, 96,500 इसका राइट आंसर होगा। 96,500 कूलाम। आपको यूनिट साथ में बोलना है, क्या बोलना है, यूनिट साथ में बोलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सभी प्रेरण प्रकार के ट्रांसड्यूसर निम्नलिखित पर आधारित होते हैं। ट्रांसड्यूसर क्या होता है पहले तो ये समझ लेते हैं हम। ट्रांसड्यूसर का मतलब होता है परिवर्तित करने वाला। वो कोई सा भी यंत्र हो सकता है, जैसे यहाँ पर आप माइक का सिंबल देख रहे हैं, हम वॉइस बोलते हैं, जैसे आप यहाँ पर लगा हुआ देख रहे हैं, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ तो आपको वॉइस रिकॉर्ड हो रही है, अब आपके स्पीकर में यहाँ पर सुनाई देगा। मतलब इसने क्या किया, मेरी आवाज को रिकॉर्ड किया और परिवर्तित कर दिया किसमें, आवाज आपको लाउड में भेज दिया, आपके पास स्पीकर के माध्यम से आपको प्रॉपर आवाज सुना पा रही है। तो ट्रांसड्यूसर का मतलब क्या होता है, परिवर्तित करने वाला। यहाँ पर हम डीसी मोटर, जनरेटर, इनको भी ट्रांसड्यूसर बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं आप, उसका आंसर अगर आपको पता है तो सोचेंगे। मैं बता दे रहा हूं कि हमने क्या बोला, परिवर्तित करने वाला। अगर डीसी मोटर की अगर हम बात करें तो मोटर क्या करती है, ठीक है, आपकी मैकेनिकल एनर्जी जो होती है ना, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कौन सी, दो प्रकार की एनर्जी होती है, एक होती है मैकेनिकल एनर्जी और दूसरी होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो डीसी जो मोटर होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेती है और बदलती है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में, है ना, विद्युत ऊर्जा को लेती है और यांत्रिक ऊर्जा में आपको जो है एनर्जी मिलती है। यहीं पर डीसी जनरेटर की बात करें हम, तो जनरेटर क्या करता है, जनरेटर आपका मैकेनिकल एनर्जी लेता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। तो बताएंगे प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया था, तो फैराडे ने दिया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पूछा है प्रेरण प्रकार के ट्रांसड्यूसर जो होंगे वो किस सिद्धांत पर काम करेंगे, तो फैराडे के नियम पर काम करेंगे। ठीक है, चलिए डीसी परिपथ के सारे नियम उन एसी परिपथों पर भी लागू होते हैं जिनमें होता है, क्या होता है, तो यहां पर आप समझेंगे बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। जहां पर सिर्फ प्रतिरोध होता है वहीं पर एसी और डीसी दोनों के लिए मान्य होता है। ठीक है, एसी और डीसी दोनों के लिए मान्य होता है, परंतु धारा के लिए एसी की टर्म अलग हो जाती है, धारिता के लिए, और दूसरा होता है प्रेरकत्व के लिए, दोनों की टर्म अलग अलग हो जाती हैं। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस है वो दोनों के लिए सेम होता है, एसी के लिए भी और डीसी के लिए भी। इसमें धारा का परिवर्तन का मान का कोई असर नहीं पड़ता है, केवल धारिता और प्रेरकत्व, मतलब जिसे हम बोलते हैं कैपेसिटेंस, क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस, और इसे क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस बोलते हैं हम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, बिजली के उपकरण की धातु की केसिंग को निम्नलिखित को सदैव सुनिश्चित करने के लिए भू संपर्कित किया जाता है। तो वह समझ लेते हैं। तो प्रचालक की सुरक्षा के लिए, मतलब जो चलाने वाला है, दूसरा उपकरण की सुरक्षा के लिए, इंस्टॉलेशन की सुरक्षा के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है अर्थिंग क्यों की जाती है, क्या पूछा गया है क्वेश्चन, अर्थिंग क्यों की जाती है। ठीक है, अर्थिंग क्यों की जाती है आपको बताना है। तो यहाँ पर प्रचालक की सुरक्षा के लिए हाँ, उपकरण की सुरक्षा के लिए हाँ, इंस्टॉलेशन की सुरक्षा के लिए हाँ। तो हम इसमें सभी आंसर आएंगे हमारे, पर हम यहाँ पर लिखेंगे इंस्टॉलेशन की सुरक्षा के लिए। ठीक है,
तो ये जो जनरली हम कहते हैं मानव सुरक्षा और दूसरा होता है मशीन की सुरक्षा के लिए, है ना। दोनों की सुरक्षा के लिए क्या करते हैं हम, अर्थिंग करते हैं, है ना। अब बताएंगे जो बड़े ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, ठीक है, बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं उनकी दो जगह से अर्थिंग करते हैं। क्यों करते हैं आपको बताना रहेगा, दो या दो से ज़्यादा अधिक जगह से। तो इसका सही आंसर क्या होगा, उपकरण की सुरक्षा के लिए भी और प्रचालक की सुरक्षा के लिए, ठीक है। इसमें हम ये ऑप्शन इसको हटा देते हैं, इंस्टॉलेशन की सुरक्षा के लिए, ठीक है, ये भी हटा देते हैं। तो हमारा ये होगा सही आंसर, ठीक है। मतलब यहाँ हमारा तीसरा जो ऑप्शन बनना चाहिए था आपका, मशीन और मानव की सुरक्षा के लिए, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा हुआ आप देख पा रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए चित्र में कौन सा प्रतीक जेनर डायोड का है, जेनर डायोड का प्रतीक आप बताएंगे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आप जो देख पा रहे हैं, ठीक है, सी ऑप्शन जो देख पा रहे हैं ये किसका है, जेनर डायोड का सिंबल बताया गया है, ठीक है। जेनर डायोड का ये अलग अलग सिंबल बने हुए हैं, अगर आपको पता है तो आप ए बी सी डी करके बताएंगे कि कौन सा सिंबल किस डायोड का है या किस चीज का है बताएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम एक लो पास फिल्टर को हाई पास फिल्टर या उल्टा कर सकते हैं, तो हमें बस तत्व बदलने होंगे। क्या बदलना होगा वह बताना पड़ेगा, ठीक है। लो पास फिल्टर को हाई पास फिल्टर में बदलना है तो हम क्या करेंगे, जो आवृत्ति दर्शाने वाले होंगे, है ना, किसे, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी बदलने वाले होंगे, जो फ्रीक्वेंसी वाले उपकरण है उन्हें बदल देंगे। तो क्या होगा, हमारा जो लो पास फिल्टर है वह हाई पास फिल्टर के रूप में काम करने लगेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी ट्रांजिस्टर का आधार होता है मॉडरेटली डोप्ड, लाइटली डोप्ड, हेवीली डोप्ड या उपरोक्त सभी। डोपिंग क्या होती है, ठीक है, आधार होता है जो डोप्ड होता है, डोप्ड वर्ड लिखा हुआ है, इसमें अचालक पदार्थ हम मिलाते हैं। तो डोपिंग का मतलब क्या होता है, ये कोई सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनके बीच में हम कितनी मात्रा में अचालक पदार्थ की अशुद्धि मिला रहे हैं उसे कहते हैं हम क्या, डोपिंग कहते हैं। तो आपका जो आधार की बात कही जा रही है, ठीक है, आधार जो होता है वो लाइटली डोप्ड होता है, ठीक है। आधार होता कहाँ है, आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं ट्रांजिस्टर बना हुआ है, यहाँ पर बोलेंगे कलेक्टर और अमीटर के बीच में, किसके, कलेक्टर और अमीटर के बीच में आपका क्या होता है, बेस होता है जो कि लाइटली डोप्ड होता है, ठीक है। किसका होता है, लाइटली डोप्ड होता है आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई थिंक इतने ही क्वेश्चन है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। आप इनरोल करने के लिए, कोर्स में इनरोल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं 6264940991, ठीक है, 6264940991। इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, लक्ष्य एकेडमी TEA, ठीक है। प्ले स्टोर पर जाएंगे, ये सर्च करेंगे इतना तो आपको प्ले स्टोर पर हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी, उसे डाउनलोड कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।